वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स, है ना। चैप्टर हमारे पास वही है, थर्ड, सरल रेखा में गति, यूनिट 2, है ना। आगे हमको पढ़ना था ग्राफ द्वारा शुद्ध गतिक समीकरण का निरूपण, ग्राफ द्वारा, है ना। तो ग्राफ द्वारा पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो कल बताया था, उस क्वेश्चन के लिए दोबारा मांग हुई है कि उस क्वेश्चन को फिर से बताया जाए। तो हम वही क्वेश्चन देख लेते हैं। और उसमें अंतिम एक तो भाग हमने छोड़ दिया था कि निकालना, तो इसलिए अभी दोबारा बता दे रहे हैं। प्रश्न कुछ यूँ था, ए वर्सेस टी ग्राफ। सुन ले, ए क्या है? त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए क्या होता है? त्वरण। टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। और ग्राफ है ये है -6, ऊपर है 10, ये है 10। ये प्लस में त्वरण होगा, ये माइनस में त्वरण होगा, इतना तो पता ही है। तो यहाँ से हम देखें तो ये 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर। इसे ए नाम दिया गया, इसे बी नाम दिया गया, इसे सी, इसे डी और इसे ई और इसे एफ। आपसे पहला सवाल इसमें है, क्वेश्चन ये है कुछ, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेग 0 है, वेग 0 है। पेज नंबर 17 पर है। t बराबर 0 पर वेग क्या है? 0 है। तो पहला सवाल है t बराबर 6 पर, t बराबर 6 पर अगर हम t बराबर, एक चीज यहाँ समझिए, v बराबर एक्सेलरेशन त्वरण बराबर क्या होता है? v/t। तो यहाँ से अगर हम v निकालें, v बराबर क्या होगा? a इंटू टी। ये क्या, कौन ग्राफ है? कौन सा? त्वरण वर्सेस समय ग्राफ। ग्राफ कौन सा है? v वर्सेस t ग्राफ। तो अगर हमको वेग निकालना है, वेग, तो क्या करना पड़ेगा? a इंटू टी। a इंटू टी का मतलब क्षेत्रफल। समझ में बात आ रही? ए त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग बराबर त्वरण गुणे समय, कहने का मतलब क्षेत्रफल। इस ग्राफ में अगर हमको वेग चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। निकालिए क्षेत्रफल। t बराबर 6 पर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वेग के लिए क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किससे निकलेगा? त्रिभुज OAB, है ना। इतने का क्षेत्रफल t बराबर 6 पर इतने का तो क्षेत्रफल निकलेगा, OAB निकलेगा। निकालिए क्षेत्रफल। 1/2 आधार, आधार कितना? 6 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 10। कितना आ गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। इसके बाद अगला है t बराबर 6 पर, t बराबर 6 पर नहीं, t बराबर 6 पर नहीं, t बराबर 8 पर होना चाहिए, है ना। प्रश्न अगला है t बराबर 8 पर वेग बताना है। क्या बताना है? वेग। अगर यहाँ पर हम t बराबर 8 कहें तो एक चीज बताएं आप हमको कि 6 पर वेग कितना है? 6 पर t बराबर 6 पर वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। 6 से लेकर 8 तक जाने में त्वरण कितना है? त्वरण 0। भाई यहाँ पर त्वरण क्या है? त्वरण 0। क्लियर है। एक बात बताओ, त्वरण कब मिलता है? जब चाल में क्या हो? परिवर्तन हो। त्वरण कब मिलता है? जब वेग में क्या हो? परिवर्तन हो। तो
यहाँ पर त्वरण नहीं मिल रहा है, त्वरण कितना है 0। अगर त्वरण 0 है तो क्या वेग में परिवर्तन हो रहा होगा? नहीं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि त्वरण क्या है 0। यहाँ पर t बराबर 8 पर त्वरण क्या है, त्वरण अगर 0 है तो कहने का मतलब वेग क्या होगा, एक समान। सिंपल सी बात समझिए, अगर त्वरण ना घटे ना बढ़े तो आप बराबर की चाल से चल रहे हैं, ये तुम बता चुके हैं शुरुआत में। यहाँ 6 से लेकर 8 तक त्वरण क्या है भाई, त्वरण ऊपर जाएगा, तो 6 से लेकर 8 तक त्वरण क्या ऊपर गया? नहीं, बिल्कुल कहाँ है 0 पर। अगर त्वरण 0 है तो कहने मतलब वेग क्या है, एक समान। तो t बराबर 8 पर भी क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। भाई t बराबर 6 पर 30 था, t बराबर 8 पर भी क्या रहेगा 30। क्लियर हुआ? नहीं, बात समझ में आई? इसके बाद अगला सवाल है, क्या है, t बराबर 10 सेकेंड पर भी t बराबर 10 सेकेंड पर वेग बताना है। कितने पर? t बराबर 10 सेकेंड पर, यानी कि t बराबर 10 सेकेंड जो है वो यहाँ होगा, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये, हमारा त्वरण तो नीचे जा रहा है, त्वरण कहाँ जा रहा है, नीचे। t बराबर 8 पर अगर आप वेग परिवर्तन की बात करोगे, त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन ही तो होता, तो कहने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, है ना। तो t बराबर 10 सेकेंड पर अगर हम वेग देखें तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि t बराबर जो 10 सेकेंड पर होगा वो 8 से लेकर 10 के बीच होगा। भाई ग्राफ की कहाँ है, 8 से लेकर 10 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेग परिवर्तन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, t बराबर 8 से 10 तक। भाई इतने ही तक तो वेग परिवर्तन हो रहा है। देखिए, वेग परिवर्तन का मतलब त्वरण मिले, तो त्वरण कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 8 से 10 तक। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, कहने का मतलब किसका क्षेत्रफल लोगे, सी डी ई वाई एफ, और ये चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी, डी से ई कितना हो गया 2, ये 8 से 10, 2 गुणे कितना माइनस का 6। भाई ये त्वरण है, अगर क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन ये अगर हमारा निगेटिव है तो हम वेग परिवर्तन तो निगेटिव होता है, तो कितना आ गया माइनस का 12 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब जैसे t बराबर 8 तक कितना था 30 मीटर प्रति सेकेंड निकाल चुके। t बराबर 8 से जैसे ही आगे बढ़े कितना होने लगा -12, कितना होने लगा -12, है ना। यानी कि अब वेग परिवर्तन कितना हुआ -12 मीटर प्रति सेकेंड। t बराबर 8 पर था कितना 30, यहाँ कितना था 30 मीटर प्रति सेकेंड, और वेग परिवर्तन कितना होगा, वेग परिवर्तन कितना बदलाव होगा -12 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि t बराबर 8 पर 30 था, t बराबर 8 पर 30 था, 8 से जैसे ही बढ़े तो -12 कम होने लगा। तो रियल यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, t बराबर 10 पर, t बराबर 10 तक पहुँचते पहुँचते कितना कम हो गया 12, 8 था, t बराबर 10 पर वेग निकालोगे कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, 18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाला ग्राफ बड़ा है, ये वाला ग्राफ छोटा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है। अगर कहो कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है ना, फिर भी देखें तो इसका क्षेत्रफल बड़ा है। ये कितना है 30, ये इसका क्षेत्रफल कितना आया 12, 30 ये था, 30 यहाँ तक रहेगा, इसका 12 है, ये निगेटिव है, तो 10 पर आने के लिए निगेटिव वाला घटा दो, 30 ये था प्लस का, ये कितना है 12 माइनस का, 8 तक 30 रहेगा, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ये निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो जोड़ देते, ये कैसा है निगेटिव है, तो 30 से ये वाला 12 चला जाएगा, 10 पर आ गए,
तो 30 से 12 गया, कितना बचा 18। तो आप अपना थोड़ा मैथमेटिकल व्यू भी लगा सकते हैं इसमें, है ना, कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये 30 हुआ, इसका क्षेत्रफल माइनस का बाहर आया, यहाँ तक 30 रहेगा, तो यहाँ से 12 हम घटा दें तो 10 पर आ गए। तो 30 माइनस 12 करो, कितना आएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वो सवाल था, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आगे की चीज़ों पे। हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या हैं, शुद्ध गतिक समीकरण है। तो ये बताएं शुद्ध गतिक समीकरण कौन कौन से होते हैं। शुद्ध गतिक समीकरण कौन कौन से होते हैं। हाँ 9th में पढ़े हैं। v बराबर u प्लस ए टी, नाम पता है कि ये होता है, ये नहीं पता क्या है ये। x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यस कह लो चाहे x कह लो, है ना, 2ax। तो इसी के लिए हमको क्या करना है कि ग्राफ द्वारा, हमारे पास जो हेडिंग रहेगी वो क्या है, ग्राफ द्वारा उत्पत्ति। हमको ग्राफ द्वारा इन समीकरण की उत्पत्ति सीखनी है ग्राफ से, ठीक है। तो एक हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर कुछ यूं, ये t है, ये हमारे पास v है ना, v वर्सेस t ग्राफ बनाते हैं। ये क्या हमारा वेग है ना, ये क्या हमारा समय है। तो हमने वेग वर्सेस समय ग्राफ बनाया, तो ग्राफ हमने यहाँ से शुरू किया, मूल बिंदु से शुरू ना करके कहाँ पे शुरू किया, u चाल से, क्योंकि हमको प्रारंभिक चाल कितनी मानी, u क्या होता है, प्रारंभिक चाल, u क्या होता है, प्रारंभिक चाल, ठीक है। यानी कि जब समय 0 था, जब आपने चलना शुरू भी नहीं किया था, आपने गिनना शुरू भी नहीं किया, कैलकुलेशन शुरू भी नहीं की, तब चाल u मानते हैं, है ना। और अंतिम चाल क्या होती है, v, अंतिम चाल क्या होती है, v, ये v हो गया, ठीक है। कितने समय पर, ये समय t होता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से ही होगा। इसे हम नाम दे देते हैं, इसे नाम a, इसे b, इसे c और इसे d, क्लियर। तो ये o मूल बिंदु है ही। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि ये मान लेंगे, माना t बराबर 0 पर वेग, t बराबर 0 पर वेग कितना मानते हो बताओ, u भाई, t बराबर 0 पर वेग क्या रहता है, u, क्लियर, ठीक है। और t बराबर t पर, t बराबर t पर कहने का मतलब क्या, इसे क्या कह देते हैं, अंतिम वेग। भाई v को क्या कहते थे, अंतिम वेग। t बराबर t पर वेग क्या हो गया, v हो जाएगा, t बराबर t पर वेग v। अब अगर हम यहाँ से त्वरण निकालें, त्वरण बराबर क्या होता है बताएं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन की बात कर रहे हैं भाई। त्वरण बराबर हम जानते हैं a v/t होता है, यानी कि इसका और इसका भाग दे दें तो त्वरण मिल जाएगा, मिलेगा। तो त्वरण निकालने के लिए वेग परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन, पहला कितना था u, दूसरा कितना हो गया v। तो हम जानते हैं कैसे निकाला जाता था, v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। वेग परिवर्तन निकालना है, यानी अंतिम से प्रारंभिक घटाओ। तो a बराबर क्या, v माइनस u अपान कितना हो जाएगा, t माइनस 0, t2 माइनस t1। क्या आ गया, इसका इधर गुणा कर लें, क्या बनेगा, a इंटू टी, ठीक है,
बराबर ए इंटू टी बराबर वी माइनस यू। इसको सॉल्व करके लिख लो। तो v यहीं बनाए रखो, u को इधर भेज दो, v बराबर u प्लस ए टी हो गया पहला। यही क्या है? प्रथम नियम। क्या है? पहली समीकरण है ना, पहली समीकरण, यही पहली समीकरण है। ऐसे लिख लेना, यही शुद्ध गतिक की प्रथम समीकरण है। क्लियर? तो इसके बाद अब हम लोग आते हैं, ग्राफ नहीं चेंज होगा है ना, दूसरी समीकरण पर। हम लोग आते हैं दूसरी समीकरण पर। अगर हम यहाँ पर विस्थापन की बात करें, विस्थापन भाई दूसरी समीकरण किससे रिलेटेड है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होगा भाई? v वर्सेस t ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से ये बताओ, अगर ये v वर्सेस t ग्राफ है तो हम ये जानते हैं, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं। अगर ये ग्राफ v वर्सेस t है तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होगा? x अपान t, यही तो होता है। तो x बराबर निकालो, क्या आ जाएगा? v इंटू टी। कहने का मतलब विस्थापन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो विस्थापन क्या होगा? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? ओ ए बी डी। ओ ए भाई कड़ यहाँ समय यहाँ से ले रहे हैं ना, जीरो से। ओ ए बी डी इतने का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। हम कड़ कहाँ से ले रहे हैं? मूल बिंदु से कड़ ले रहे हैं ना। मूल बिंदु जब समय जीरो था तब कड़ यहाँ था। जब समय जीरो, तो समय वाला भी तो ग्राफ लेते हैं, समय वाली भी तो लाइन लेते हैं। जब जीरो था तो कड़ यहाँ था, यानी कि एक क्या है? चतुर्भुज, एक क्या है? त्रिभुज। ग्राफ तो यही होगा। तो ग्राफ निकालोगे तो कौन कौन से दो मिलेंगे? त्रिभुज ए बी सी प्लस चतुर्भुज ओ ए सी डी। क्लियर? तो त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकलेगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 है ना। क्या होता? आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना? ए सी, ऊंचाई कितनी? बी सी प्लस चतुर्भुज ओ ए सी डी। ओ ए सी डी, इसका क्षेत्रफल निकालो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कहने का मतलब ओ डी गुणे ओ ए, कुछ भी कह लो, हाँ, ओ डी गुणे ओ ए, देख लो, ओ डी गुणे ओ ए, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे तो निकाले, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे इसे लंबाई कह ले तो तुम सी डी लिख ले, कुछ भी लिख लो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओ ए गुणे ओ डी लिख लिया। क्लियर? अब इसे सॉल्व करो, 1/2 सॉल्व करो। ए सी का मान कितना होगा? ए सी का मान टी, भाई चेक करो, ए सी का मान कितना होगा? टी। देखो ए सी इतने का मान कितना होगा? टी। भाई जी टी माइनस 0 करोगे टी तो मिलेगा। बी सी का मान कितना होगा? बी सी का मान कितना होगा? भाई यहाँ बी सी का इतना मान देखें, ये बताओ इतना कितना है? ये जो है इतना v है, ये सिंपल चीज है समझने वाली। ओ से यहाँ तक v है, इतना कितना है? u। तो bc कितना बचा? v माइनस u। कितना बचा? v माइनस u बचा। प्लस OD का मान कितना है? OD है ना, OD का मान कितना है? T। और OA का मान कितना है? U। भाई इतना कितना है? U। नहीं बात समझ में आ रही? नहीं क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या हम कर सकते हैं? अब आप v माइनस यू बराबर आप समीकरण 1 से रख दें। देखिए आपने ये निकाला था a बराबर v माइनस यू अपान टी, तो ये भी आपने निकाल लिया था कि v माइनस यू बराबर a टी। समीकरण 1 याद करें, है ना।
तो हम v माइनस यू बराबर क्या लिख सकते हैं 80, तो यहाँ लिख दें 80, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 t इंटू 80 भाई v माइनस यू करो, v माइनस यू बराबर 80 इस समीकरण में, ठीक। और ये क्या हो गया ut, ये कितना है x, तो क्या बन गया x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर, ग्राफ द्वारा है समझाना कि मतलब कैसे समझेंगे सब कुछ, आपको कुछ नहीं इसमें है, कुछ नहीं, केवल आपको दिमाग अपना स्थिर रखना है कि विस्थापन निकालना है, विस्थापन निकालना किसी कण का, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन निकलेगा, वो कण कहाँ गया है मूल बिंदु से B पर गया है कण, तो हमको विस्थापन कहाँ से कहाँ तक चाहिए मूल बिंदु से लेकर B तक, मूल बिंदु से लेकर हमको कण का विस्थापन कहाँ से कहाँ तक चाहिए O से B तक। अगर O से B तक चाहिए तो हम क्षेत्रफल लेंगे O से लेकर B तक क्षेत्रफल, तो O से लेकर B तक जो क्षेत्रफल होगा वो होगा O A B और D का क्षेत्रफल। भाई समय वाली भी तो लाइन लेंगे, तो विस्थापन निकालने का मतलब होता है क्षेत्रफल V वर्सेस T, ग्राफ में ग्राफ तो V वर्सेस T है, तो क्षेत्रफल निकालना O A B D। इसमें O A B D में दो फिगर हैं, एक त्रिभुज है एक आयत है, एक त्रिभुज है एक आयत है। तो त्रिभुज का त्रिभुज कौन सा होगा ABC, चतुर्भुज कौन सा होगा OACD, OACD। तो OACD त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार ये ऊंचाई ये, आधार का मान जब है ना, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखोगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। AC की वैल्यू जब रखोगे AC त्रिभुज में AC का मान कितना, AC का मान कितना, जितना इतना मान होगा इतना कितना T है, जितना ये उतना ये T, तो AC जगह T रखो। BC का मान कितना होगा ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक U है, तो इतना कितना बचा V माइनस U, तो रख दिया V माइनस U। OD का मान T, OA का मान U रख, बन गया समीकरण। यही क्या है द्वितीय समीकरण। तो कौन सी समीकरण है द्वितीय समीकरण, शुद्ध गतिक की द्वितीय समीकरण। अब आते हैं हम लोग तीसरे समीकरण पे। इसी की तीसरे समीकरण पे तीसरा समीकरण क्या होता है बताएं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AF। इसे ना लिख के हम ये लिख दें, पहले तुम लिख लेते प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है v बराबर u प्लस 80, इसका क्या कर दो वर्ग कर दो, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, तो वर्ग करोगे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर, ओपन करो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। क्लियर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये हमारे पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ हमको बनाना है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम देखिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हम इसे लिख लें 2uAT, अगर ये लिख लें तो कोई दिक्कत, और यहाँ हम लिख दें 2A स्क्वायर T स्क्वायर अपान 2, कोई दिक्कत से चीज़ों को आगे पीछे लिख लिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख के 2 से गुणा भाग, u स्क्वायर हमने यहाँ बनाए रखा। यहाँ से कितना कॉमन ले लें AT कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया 2AT, 2 हाँ ठीक है, कितना कॉमन ले लिया 2AT। जब हम 2AT कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u
टी को हटा दे, 2a कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा आसानी से 2a कॉमन ले लें। अगर 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ut, 2a कॉमन में चला गया तो क्या बचा 1/2, यहाँ समझो 2a कॉमन लिया तो बचा u इंटू टी, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 चला गया, बचा 1/2, a चला गया तो केवल a बचा और c स्क्वायर बचा। ये क्या है समीकरण नंबर 2, ये क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या है x के बराबर है, यहाँ रखो u स्क्वायर प्लस 2ax बराबर v स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या है, ये तीसरी समीकरण है, शुद्ध गतिक समीकरण नंबर 3। समझ में चीजें आई होंगी, है ना, नहीं आ, है ना। तो आगे हमारे पास है कि कलन द्वारा, कलन मतलब होता है अवकलन, है ना, अवकलन द्वारा इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और हमारे ख्याल से अगर इस आधार पर चलता रहेगा तो ये सैटरडे से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक कर लेते हैं, है ना। हमारे पास क्या, हमको करना क्या है, शुद्ध गतिक समीकरण यही है, लेकिन हमको इस बार ग्राफ का प्रयोग नहीं करना है। देखिए ये हमने तीनों समीकरण किससे सीखे, ग्राफ से। अगले वाले में हमको ग्राफ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, फार्मूलों का प्रयोग करके यही समीकरण प्रूव करनी है। तो अब इस बार क्या होगा, कलन द्वारा, कलन, कलन मतलब अवकलन, अवकलन द्वारा क्या, शुद्ध गतिक समीकरण की उत्पत्ति, अवकलन द्वारा उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, शुद्ध गतिक समीकरणों की, ठीक। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग ये कर लेते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बताएं, त्वरण बराबर, त्वरण a बराबर क्या होता है, dv ओवर dt होता है। यहाँ से अगर हम dv बराबर लिखें तो क्या मिल जाएगा, a इंटू डी टी, क्लियर। हम क्या कह सकते हैं, dv बराबर a इंटू डी टी, ठीक है, क्लियर। ये अवकल है ना। तो चाहे इसे अभी अच्छा देखते हैं ना, चलो चलिए कलन। अब हम इसका क्या करते हैं, ये अवकल रूप है भाई, ये dv अवकल रूप है, हमने एक बार बताया ना, अवकलन ये है ना, आता है, तो ये क्या है, अवकल रूप है। अब इसका क्या हम कर दें, समाकलन। अवकलन का मतलब होता है घटाना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, dv dt, और समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसका समाकलन कर दो dv, इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन a इंटू डी टी। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, छोटे छोटे dv dv जोड़ते चले जाओगे, एक बार क्या मिल जाएगा, बड़ा सा v, क्या मिल जाएगा, बड़ा सा v। ये a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, a कॉमन हो गई। समाकलन किसका होगा, dt का, समाकलन किसका होगा, dt का, तो dt लिख लेंगे, ठीक। एक हम ऐसे ही बता दें कि अगर हमको मान लीजिए dt का समाकलन, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, t इंटू डी टी का समाकलन करना है, t इंटू डी टी का समाकलन करना है, तो इस पे पावर कितनी होती है, 1, तो पावर 1 जुड़ जाती है, हमने घटाने अवकलन में बताया घटाने वाला, है ना। तो ये समाकलन है, समाकलन में सीख दो, अवकलन में पावर घट जाती है, समाकलन में पावर जुड़ जाती है। इसमें एक पावर जोड़ो, कितना हो गया, 2। अवकलन में यहाँ लिख लेते थे, अगर एक पावर है तो ये पावर पहले यहाँ लिख लेते, जितनी पावर होती थी यहाँ लिख के, इसमें क्या, इस अवकलन में गुणा में पावर लिख लेते भाई। हमने कहा था टी स्क्वायर का अगर अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t, ये 2 बाहर आ जाएगा और t पर एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे तो लिखते हो, यही तो बचा 2t।
अगर हम कहें टी क्यूब का अवकलन करो तो कितना 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1, यही करते थे अवकलन। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? समाकलन एक पावर है, एक और जोड़ दो कितना हो गया 2, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इसका अवकल रूप, समाकलन रूप। अगर हम कहें सिर्फ टी डी टी का समाकलन करना है तो इस पर कुछ एक भी हमारे पास टी नहीं है, सिर्फ डी टी है, तो इसका क्या हो जाएगा टी अपान 1, यानी कि सिर्फ टी। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहीं पर हम ये कह दें, ठीक है, आगे कि t बराबर 0 पर वेग क्या है, t बराबर 0 पर वेग भाई कितना मानोगे u, भाई जब समय 0 होता है तो वेग u, और t बराबर t पर वेग क्या है v, भाई t बराबर t पर वेग क्या होगा v। ये तो हम शुरुआत से लेकर चल रहे हैं ना कि अंतिम वेग, ये तो हम शुरुआत से लेकर चल रहे हैं ना कि प्रारंभिक वेग u अंतिम वेग v। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम करेंगे कि चाहे यहीं से समझ लो कि प्रारंभिक वेग क्या है u, अंतिम वेग क्या है v, प्रारंभिक समय क्या है 0, अंतिम समय क्या है t। क्लियर? तो इसका समाकलन कितना होगा v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक u टू v। ठीक, इसका ये यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर t रहेगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा बताएं, a इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक। चलिए यहाँ कितना, देखिए ये जो चीज होती है ये कितना है v, u से v तक। जब लिमिट खोलते हैं तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से समझना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहने मतलब ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट को घटा देंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ऊपर वाली लिमिट कितनी है v, भाई v की, इस v की जगह ये वाला v रखेंगे, रखा, माइनस इस v की जगह ये वाला u रखेंगे, हो गया अपर लिमिट माइनस प्रारंभिक लिमिट लोअर लिमिट। क्लियर? बताओ ए, यहाँ क्या रखेंगे अपर लिमिट माइनस t की जगह t रखो, और अब t की जगह 0 रखो। क्लियर? इसे सॉल्व करके लिखो, क्या लिख सकते हो, ये हो गया v u बराबर AT। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा v बराबर u प्लस AT, हो गया। यही क्या है शुद्ध गतिक का प्रथम नियम है। ठीक, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि इस बार हमको कलन द्वारा अवकलन द्वारा क्या करना है, इसकी उत्पत्ति के विषय में जानना है। ठीक है, ये समीकरण कैसे आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्वरण, त्वरण बराबर क्या dv ओवर dt। a बराबर अगर है dv ओवर dt तो dv बराबर क्या हो जाएगा a इंटू dt, a इंटू dt। क्लियर? यानी कि यहाँ तक हम लोग आ गए। ये तो हमने सीखा कि कलन अवकलन और समाकलन क्या होता है ना, समाकलन कैसे करेंगे, तो ये केवल आपको सीखना है समाकलन कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास त्वरण dv ओवर dt, तो dv बराबर a इंटू dt लिख लिया। t बराबर 0 पर वेग क्या है u, t बराबर t पर वेग क्या है v, कहने का मतलब अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। समाकलन का असली मतलब क्या होता है जोड़ना, यहाँ हमने लिखा है समाकलन करने पर, लेकिन समाकलन का असली मतलब क्या होता है जोड़ना। dv ओवर d, ये है dv बराबर a इंटू dt, समाकलन कर दिया। v का dv का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा u से v तक, जबकि dt का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से t तक। इसका समाकलन करेंगे तो dv मिलेगा, जैसे यहाँ मिला dt का समाकलन t। ठीक, तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा u से v तक, लिमिट लगा दी, a बाहर लिया कॉमन है,
मतलब सॉरी कांस्टेंट है। dt का समाकलन करेंगे 0 से t तक। ये जो 0 से t है इसका समाकलन किया u to b, इसका समाकलन किया t 0 से t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, a कॉमन अपर माइनस लोअर, तो v माइनस यू बराबर 80, तो v बराबर u प्लस 80। क्लियर है ना। तो इसके बाद हमारे पास एक आएगा, एक हम आपको दे रहे हैं, है ना, उस वाले करने की कोशिश कीजिए। पहले हमको क्या निकालना है इस बार, दूसरे समीकरण में क्या निकालना होता है, विस्थापन। दूसरे समीकरण में क्या निकालना होता है, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, कैसे करें कि विस्थापन x बराबर dv ओवर सॉरी v बराबर क्या होता है, अगर हम वेग परिवर्तन की बात करें, वेग परिवर्तन कितना होता है, वेग परिवर्तन विस्थापन बटे समय अंतराल, तो v कितना हो जाएगा, dx ओवर dt। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, पहले dx की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कितना हो जाएगा v इंटू dt। क्लियर। तो यहाँ से क्या लिख लोगे, dx बराबर v इंटू dt। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक है। तो यहाँ से t बराबर 0 पर वस्तु कहाँ होगी, t बराबर 0 पर वस्तु x 0 पर, और t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति क्या है, x 0 कहीं होगी भाई, जरूरी थोड़ी t बराबर 0 पर मूल बिंदु ही हो सकता है मूल बिंदु हो तो x 0 का मान 0 हो सकता है, 2 मीटर हो तो इसका मान 2 मीटर, है ना, t बराबर 0 पर। और t बराबर t पर वस्तु कहाँ होगी, x पर। क्लियर। समाकलन करोगे, इस dx का समाकलन होगा, यहाँ से लिख लेंगे समाकलन, है ना, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर दो dx का, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x 0 से x तक, v इंटू इसका समाकलन 0 से t तक। ठीक। तो अगर हम v की वैल्यू लिख लो, वो आसान है, यहाँ से कितना हो जाएगा, हम इसको पहले अंदर ही बनाए रखते हैं। यहाँ से हम कितना कह लें, 0 से t तक, इसका मान कितना है। ठीक। सिर्फ हमको v की वैल्यू लिखनी है, इसका समाकलन करो कितना मिल जाएगा बताएं, इसका समाकलन x और कहाँ से कहाँ तक, x 0 से x तक बराबर, इसकी वैल्यू लिख दो 0 से t, v की वैल्यू लिखो u प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या कह सकते हो, x माइनस एक्स नॉट भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x रख दिया, x की जगह x नॉट रख दिया, बराबर, इसे तोड़ लो, क्या हो गया, 0 से t ut प्लस ए टी डी टी, यू डी टी सॉरी यू डी टी, ऐसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करें क्या कहो, यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी कहोगे। तो जब इसका समाकलन करोगे तो u का समाकलन तो u रहेगा, u का समाकलन u रहेगा, लेकिन dt का समाकलन t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, चाहे हम ये कह लें कि इसमें u बाहर रहेगा और इसका समाकलन t 0 से t। क्लियर। इसका समाकलन की बात करो, a बाहर रहेगा, t का समाकलन होगा t dt का जो समाकलन होगा तो t स्क्वायर बनेगा, एक पावर जुड़ जाती है और अपान में कितना 2, 0 से t, इसे ओपन कर दो, ये बनेगा u इंटू टी माइनस 0
प्लस 1/2 a, ये कितना बनेगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बनेगा। ठीक, मैं यही तो होगा। पहले टी की जगह टी रखा, फिर टी की जगह 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये चेक करो, ये क्या बन गया यू टी, ये क्या बन गया हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक, अगर एक्स नॉट की वैल्यू मूल बिंदु है तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो हम कह चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू अगर मूल बिंदु है तो एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 2 हो गए, है ना। तो इसका तीसरा समीकरण हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।